सुप्रभात प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा का विषय है पाठ 13 विशेषण। विशेषण आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। आइए एक बार फिर से याद करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आइए जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सारनामिक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को जानेंगे। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, गुण, दोष, गुण जैसे कि ईमानदार व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं। दोष कि दुष्ट नौकर को निकाल दिया गया। आकार, भारत विशाल देश है। रंग, सभी नर सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। स्वाद, हमें मीठे सेब अच्छे लगते हैं। स्पर्श, नरम चूड़ियाँ कि किसी चीज़ को छूकर हमें पता चले, जैसे नरम पूड़ियाँ। और दशा यानी कि उत्तेजित भीड़ को रोकना कठिन था। ये सारी अवस्थाएं जहाँ पर होती है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित संख्या की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के और 3 लड़कियां खेल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक संज्ञा की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी शरारती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अनिश्चित है यानी कि निश्चित नहीं है कि कितनी है, कि कुछ विद्यार्थी शरारती हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों की मापतोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो चावल खरीदे। रिया दादाजी के लिए 1 दर्जन केले लाई। इसमें क्या है, हमने देखा कि मापतोल या मात्रा का अंदाजा कि 1 दर्जन, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आइए पहले जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनीता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम को बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हर रोज 1 लीटर दूध पीते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा के जिस रूप से अनिश्चित परिमाण का पता चले वे शब्द हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमें थोड़े फल रोज खाने चाहिए, हमें ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। अगला है सारनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि सारनामिक विशेषणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संकेतवाचक विशेषण। जैसे पुस्तक मेरे मित्र की है, अगर इससे पूर्व हमने यह शब्द लगा दिया तो यह हमारा हो जाएगा सारनामिक विशेषण। अब सारनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर देखिए। सारनामिक विशेषण के बाद निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखा कि पुस्तक मेरे मित्र की है, यह है पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ सारनामिक विशेषण है। और यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो वह केवल सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह लड़की क्यों दौड़ रही है, तो पहले वाक्य में वह सारनामिक विशेषण है। अब है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, गणनीय और अगणनीय। गणनीय का अर्थ होता है जिन्हें गिना जा सके और अगणनीय जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो गणनीय संज्ञा का विशेषण संख्यावाचक होगा और अगणनीय जिन्हें हम नहीं गिन सकते वे किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाणवाचक के अंतर्गत।
मेरे घर में 5 कमरे हैं, ये क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और पिताजी ने 1 किलो आम खरीदे, ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। रवीना को गहरे पीले रंग की साड़ी पसंद है। अब यहाँ पीला रंग जो है ये विशेषण है, लेकिन उसकी क्या विशेषता है कि वो गहरा पीला रंग है, तो ये गहरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अब देखिए तुलना की दृष्टि से प्रविशेषण की अवस्थाएं मानी जाती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था संज्ञा सर्वनाम की तुलना नहीं होती है। विशेषण और विशेष्य की सामान्य विशेषता बताता है, जैसे दादाजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, ये क्या है हमारा? मूलावस्था। राधिका अच्छी लड़की है। अब एक है उत्तरावस्था, जब दो विशेषणों की आपस में कंपैरिजन तुलना की जाती है उन दोनों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण से पूर्व, से अधिक या से ज़्यादा या से कम की अपेक्षा आदि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कविता सविता से ज़्यादा मेहनती है, तो ये कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था की। दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है और कविता सविता से ज़्यादा, तो कविता को ज़्यादा सुपीरियर कहा गया है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था, किसी वस्तु या व्यक्ति को सबसे बुरा या सबसे अच्छा बताया जाता है और इसमें विशेषण से पूर्व सबसे अधिक, सर्वाधिक आदि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है या गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो इसमें सबसे उत्तम, जहाँ इसलिए इसका नाम है उत्तमावस्था। तत्सम यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्द मूलावस्था में तर और तम लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की रचना करते हैं, जैसे लघु का हो जाएगा लघुतर, लघुतम। ऐसे ही श्रेष्ठ का होगा श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यूनतर, न्यूनतम। उच्चतर, उच्चतम। अब देखिए विशेषणों की रचना। संज्ञा से बनने वाले विशेषण, जैसे भूगोल जमा एक भौगोलिक, स्वर्ग जमा ईय स्वर्गीय। ऐसे ही परिवार जमा एक पारिवारिक, इतिहास जमा एक ऐतिहासिक, बुद्धि जमा मान बुद्धिमान, खर्च जमा ईला खर्चीला, धूम जमा इल धूमिल, योग जमा ई योगी, भूख जमा आ भूखा। ये थे हमारे संज्ञा से बनने वाले विशेषण। अब है क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण, जैसे टिकना जमा ऊ टिकाऊ, बिकना जमा बेचना जमा आऊ बिकाऊ, पढ़ना जमा आकू पढ़ाकू। अब है सर्वनाम से बनने वाले शब्द, जैसे कि तुम जमा स तुमसा, हम जमा स हमसा। अब वे शब्दों से बनने वाले विशेषण, नीचे जमा ल निचला, बाहर जमा ई बाहरी। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सारनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। इस पाठ का अभ्यास कार्य आप अपनी पुस्तक में करेंगे एवं प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।